हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकली। मैं नाम अली हसन। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे, अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रख रहे होंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जब भी इनके क्रिकेट मैचेस होते हैं, दोनों ही कंट्रीज में एक इवेंट होता है, एक राइवलरी है। और लास्ट इवेंट जो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन T20 वर्ल्ड कप में यूएई में, तो वो मैच आपको याद होगा जिसमें पाकिस्तान आई गेस 11 से 12 बार कंटिन्यूसली वर्ल्ड कप्स में हारने के बाद फाइनली कोई मैच इंडिया से जीता था वर्ल्ड कप में। और वो क्या मैच जीता था, 10 विकेट से वन साइडेडली पाकिस्तान ने वो मैच जीता था। तो अब इंडिया के पास एक चांस है उस हार को भुला के एक जीत दर्ज करने का चांस है, ताकि विनिंग नोट पे ख़त्म करें वर्ल्ड कप से पहले। संडे को ये मैच होने वाला है। अगर आप क्रिकेट फैन नहीं भी हैं तो भी आप ये मैच तो ज़रूर देखेंगे। तो उस मैच से पहले कुछ दोनों टीम्स का कंपैरिजन देखते हैं कि कौन सी टीम कितनी स्ट्रांग है और कौन जीत सकता है। ऑन पेपर कौन सी टीम स्ट्रांग नज़र आ रही है, ये देखते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑनेस्ट प्लेइंग 11 कंपैरिजन, डॉक्टर क्रिक पॉइंट इनका वीडियो है। ये मेरी एज के ही एक यंग क्रिकेट एनालिसिस करते हैं, बट अच्छा चैनल है इनका, काफ़ी ग्रो कर चुका है। सो लेट्स वॉच आउट। इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। जब इनका वीडियो देख लूँगा तो मैं अपने एनालिसिस भी आपको ज़रूर शेयर करूँगा। इंडिया बनाम पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। देखिए भैया, नाम आप बड़े सारे कह सकते हैं, पर जो काम है ना वो सिर्फ एक ही दिन होगा। वो होगा 28 अगस्त को, जब आमने सामने होंगी दो ताबड़तोड़ टीमें और मिलेंगी पहली बार एशिया कप के लिए। तो हमने कहा जब माहौल इतना बन चुका है तो चलिए शिलान्यास कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं ताबड़तोड़ कंपैरिजन की। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मोस्ट ऑनेस्ट प्लेइंग 11 कंपैरिजन इस वीडियो में करूंगा। और हमारे साथ आप अगले 7-8 मिनट तक जुड़े रहेंगे ना, आपको खुद एहसास होगा कि कितना ऑनेस्ट कंपैरिजन करने की हमने कोशिश की है। बिल्कुल यहां पर जो है दोनों टीमों के पक्षों के बारे में बातचीत की जाएगी और देखा जाएगा कि कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है और कौन सी टीम महामजबूत तरीके से डोमिनेट कर सकती है इस मुकाबले में, इस पूरे एशिया कप में। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल से लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे। और ऐसे में चलिए सीधा शुरुआत करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। और सबसे पहले कंपैरिजन होगा कप्तान बनाम कप्तान। एक तरफ है हिटमैन सुपरमैन हमारे मैन शर्मा, तो दूसरी तरफ है कप्तान बाबर आजम। और यहां पर दोनों ही बड़े ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों ही ओपनर्स भी हैं। अब उस पर बाद में बात करेंगे। अभी जो बात होगी ना वो होगी यहां पर कैप्टन वर्सेस कैप्टन। कप्तानी के आंकड़े सामने रखे जाएं और देखिए भैया, ये रहा यहां पर आंकड़ा। जब आप T20 इंटरनेशनल में देखते हो तो हिटमैन शर्मा भैया, इनके जैसा कोई हार्ड हिच नहीं है। अब इनके आंकड़े क्या हैं? 35 मुकाबलों में 29 मुकाबले इस खिलाड़ी ने अपने कप्तानी में जिताए हैं भारतीय टीम को, और मात्र 6 में हार का सामना करना पड़ा है। और इनका विन परसेंटेज 82 का है। वहीं पर जब आप बाबर आजम की बात करते हो तो 41 गेम्स, 26 मुकाबले जीते हैं, 10 में हार का सामना करना पड़ा। एंड यहां पर जो विन प्रतिशत है वो 72 का ही है। तो कहीं ना कहीं इस आंकड़े में रोहित शर्मा बहुत अच्छे से डोमिनेट करते हैं। रोहित शर्मा ने हाल फिलहाल में कप्तानी बहुत बेहतरीन की है। बट एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि यूएई में पाकिस्तान ने जब से बाबर आजम खेल रहे हैं टोटल 17 T20 आईएस खेले हैं, और उनमें से 16 पाकिस्तान जीत चुका है। जब से बाबर आजम आए हैं 16 पाकिस्तान जीता है यूएई में आउट ऑफ 17। और टोटल जो बाबर आजम की एवरेज थी इन 17 मैचेस में वो 53 की है T20 आई में। तो ओवरऑल यूएई का जो रिकॉर्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। और जब आप एक्सपीरियंस की भी बात करते हो, हिटमैन 5 आईपीएल की ट्रॉफीज, एशिया कप विनर ऑलरेडी वो रह चुके हैं। 2018 में उन्हीं की कप्तानी में टीम ने एशिया कप की ट्रॉफी भी जीती थी, जहां पर बाबर आजम ने अभी ये ट्रॉफी अपने हाथ में नहीं पकड़ी है। तो इसीलिए दोस्तों ओवरऑल आप बहुत आराम से कंक्लूड कर सकते हो कि डेफिनेटली कैप्टनसी मटेरियल में तो भैया हिटमैन का जवाब है नहीं। और ऐसे में यहां से रोहित शर्मा को मैं पिक करने वाला हूं। खैर ये तो सिर्फ अभी आरंभ है, प्रारंभ है, पूरा प्रारूप अभी बाकी है। और चलिए इसी बात पे
लगे हाँ stats टॉप देखने ऑर्डर की को तरफ मिले। चलते हैं। दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर order। किस तरीके से नजर आएंगे, चलिए एक झलक थोड़ी सी देखने की प्रयास काय, करते हैं। KL आपको राहुल, भारतीय टीम में ऋषभ देखने को मिल सकते हैं comparison हिटमैन नहीं। शर्मा, केएल राहुल और उनके साथ नंबर 3 पर विराट कोहली। तो वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम में देखने को मिलने वाले हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड फखर जमान। अब चलिए करते हैं टॉप क्वालिटी कंपैरिजन। सबसे पहले कप्तान बनाम कप्तान हाजिर हो, दोनों टीमों के कप्तान हिटमैन एंड बाबर किसके आंकड़े टी20 इंटरनेशनल में ज्यादा दुरुस्त हैं। देखिए भैया हिटमैन की एवरेज 32 की है, स्ट्राइक रेट 140 का, तो वहीं पर बाबर आजम की एवरेज 45 की है एंड उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो 129 यानी कि लगभग 130 के आसपास है। तो कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, देखिए एवरेज के मामले में ना बाबर आजम बड़ा आगे निकल जाते हैं, 12-13 की एवरेज से उनके पास एडवांटेज है और वहीं पर स्ट्राइक रेट इनका 130 का है, रोहित का 140 का है। तो दिस इज नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ऑब्वियसली बहुत महत्वपूर्ण होता है स्ट्राइक रेट, पर फिर भी मुझे लगता है कि आंकड़ों के बलबूते पर ना बाबर आजम थोड़ा सा डोमिनेट कर जाएंगे एंड स्पेशली यूएई कंडीशंस में उनको अनुभव भी बहुत ज्यादा है, उन्होंने ज्यादा मुकाबले क्योंकि उनका होम ग्राउंड कई बार रहा है तो उन्होंने खेले भी हैं। सो आई एम गोइंग टू गेट दैट गिव दैट लिटिल एडवांटेज टू बाबर आजम। तो भैया मैं ईमानदारी से ऑनेस्ट कंपैरिजन में बाबर आजम को पिक करूंगा और उसके बाद बातचीत हो यहां पर केएल राहुल एंड मोहम्मद रिजवान। बहुत टफ कंपैरिजन था मेरे लिए क्योंकि केएल राहुल की टी20 इंटरनेशनल की एवरेज 40 की है, स्ट्राइक रेट 142 का है और रिजवान की एवरेज 50 की है, ध्यान दीजिएगा, और स्ट्राइक रेट है 128 का। तो स्ट्राइक रेट इनका बहुत ज्यादा घट जाता है पर इनकी एवरेज बहुत हाई है। तो अब यहां पर मैं फंस गया कि भाई मैं किसको पिक करूं, क्योंकि अगर आप स्ट्राइक रेट का डिफरेंस देखोगे तो दोनों के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है और केएल राहुल की भी एवरेज 40 की रहती है। तो मैं यहां पर ज्यादा सोच नहीं पा रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा और फिल्टर करते हैं। मैं गया यहां पर अब स्पेसिफिकली यूएई के स्टैट्स में कि आखिर यूएई में उन कंडीशंस में किसने अच्छा किया है। तो केएल राहुल की यूएई में एवरेज 48 की हो जाती है, लगभग 50 के आसपास, और स्ट्राइक रेट 150 के भी ऊपर 152 का हो जाता है। वहीं पर मोहम्मद रिजवान की यूएई में जो आंकड़े हैं उनकी जो एवरेज है वो तो 51 की ही रहती है लेकिन स्ट्राइक रेट और ज्यादा घट जाता है, वो आ जाता है 123 पे। अब इसके बाद मैं कंक्लूड कर पा रहा था कि कहीं ना कहीं शायद मैं थोड़ा सा हार्श हो सकता हूं। मुझे पता है कि मैं रिजवान पर शायद थोड़ा सा हार्श होऊंगा बट स्टिल आई एम गोना प्रेफर केएल राहुल। जी हां दोस्तों, मैं यहां से केएल राहुल को ही पिक करने वाला हूं डेफिनेटली। मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, आई एक्सेप्ट इट कि यहां पर थोड़ी सी आप नोक-झोंक कर सकते हो, टक्कर कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू पिक केएल राहुल। आप किसको पिक करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। और उसके बाद विराट, दरन मशीन कोहली, फखर जमान। अगर बात है आंकड़ों की तो भैया विराट के आंकड़े। अब स्टैट्स की बात करने लगे तो दुनिया में कोई एक प्लेयर भी विराट के स्टैट्स को मैच नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्रिकेट के सबसे टॉप क्लास बैट्समैन विराट कोहली हैं, बट अगर रीसेंट फॉर्म की बात करें तो आप क्वेश्चंस उठा सकते हैं बिकॉज रीसेंट फॉर्म मैटर करती है। देखते हैं वो आगे क्या कहने वाले हैं। दुनिया में फखर जमान क्या कोई भी प्लेयर हो, विराट से कंपैरिजन बनता ही नहीं है। यहां पर 50 की एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट है उनका टी20 इंटरनेशनल में। तो जमान साहब की 22 की एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट, कोई कंपैरिजन है नहीं साहब, कोई कंपैरिजन नहीं है आंकड़ों में। तो बड़े आगे हैं विराट कोहली। अब फॉर्म का कंसर्न जरूर है पर फॉर्म ना टेम्परेरी होती है, आती जाती रहती है, तो आ गई ना तो तूफान भी आ जाएगा। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पिक विराट कोहली और इसीलिए टॉप ऑर्डर में शायद आप ये कह सकते हो कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है एज पर स्टैट। एंड वन मोर थिंग, विराट हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करते हैं। टी20 आईज में पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार लास्ट मैच में आउट हुए थे, जो वर्ल्ड कप का मैच था, वो भी 50 करने के बाद आउट हुए थे। तो कहीं और फॉर्म हो ना हो, विराट पाकिस्तान के खिलाफ कमाल का खेलते हैं। तो हमें अंदर से ये डर भी है कि हमारे मैच में वो फॉर्म ना पकड़ लें। 100th उनका ये 100वां टी20 मैच होगा और उसमें कहीं 100 ही ना हो जाए। इस तरह के फेज हैं हमारे माइंड में बिकॉज फॉर्म उनकी भले ही ना हो बट हम जानते हैं कि वो किस क्वालिटी के प्लेयर हैं, कितना पोटेंशियल है उनके अंदर। लेकिन मैं यहां पर ऑनेस्ट कंपैरिजन करने आया हूं एंड दोस्तों मैं जो करूंगा वो है इक्वलाइजर। आई एम गोइंग टू यूज माय वीटो क्योंकि मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर मजबूत है दोस्तों और आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक का ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो इसीलिए मैं यहां पर इक्वल रखने वाला हूं, मैं यहां पर 50-50 ही रखने वाला हूं। लेकिन आप लोगों का ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बात करते हैं यहां पर दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर के बारे में। तो एक तरफ आपको देखने को मिलेंगे सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत में भी, एंड देन हार्दिक पांड्या एंड रविंद्र जडेजा। तो दूसरी तरफ देखने
को मिल सकते हैं आसिफ अली, इफ्तिकार अहमद, हैदर अली एंड शादाब खान। अब यहाँ पर शफल हो सकता है, शादाब प्रमोट भी हो सकते हैं, ये सारी बातें हैं, बट आई एम गोइंग टू जस्ट कंपेयर देम ऑफ। तो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव बनाम आसिफ अली, अब देखिए कंपैरिजन की जरूरत है नहीं। सूर्य कुमार यादव वन ऑफ द बेस्ट T20 इंटरनेशनल बैटर हैं पूरे विश्व में, मैं भारत की बात ही नहीं कर रहा भैया, बहुत तगड़ी फॉर्म में है, कोई कंपैरिजन है नहीं। तो मैंने आंकड़े चेक भी नहीं किए। सूर्य कुमार यादव लॉक कर दीजिए एंड देन ऋषभ पंत एंड इफ्तिकार अहमद। अब यहां पर मैं आंकड़ों पर जाने पे मजबूर हुआ क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर पंत साहब के पैर अभी बहुत अच्छे से पसरे हैं नहीं, एंड स्पेशली इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो भैया मैं आंकड़ों की तरफ गया, मुझे पता चला कि पंत की यहां पर एवरेज 23 की है, स्ट्राइक रेट 126 का है, और इफ्तिकार की जो एवरेज है वो 30 की है और उनका स्ट्राइक रेट 134 का है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पंत के आंकड़े, मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने ऋषभ पंत को रिसेंटली देखा है इंग्लैंड में खेलते हुए, और मैं अभी अभी उनका फैन बना हूँ। क्या खेले हैं इवन टेस्ट मैच में। मैं स्टैट्स देखे, इफ्तिखार हमारे स्लॉगर हैं, 30 की एवरेज में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था इफ्तिखार से। वो स्पिन बॉलर भी हैं, वो जस्ट एक पावर हिटर के तौर पे आते हैं, इन दी एंड आते हैं जब सिचुएशन में आखिरी 2 ओवरों में 20-30 रन चाहिए हो तब आते हैं। तो इतनी एवरेज मैंने इफ्तिखार से एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक्चुअली में मैंने इतनी कम एवरेज ऋषभ पंत से एक्सपेक्ट नहीं की थी। मेरे ख्याल में नियर 50 तो एवरेज होनी चाहिए थी। T20 आई में अभी प्रूव करना है ऋषभ पंत को, बट इवन जो लास्ट वर्ल्ड कप में हमारा मैच हुआ था, कमाल खेले थे ऋषभ पंत। एक तो छक्के मारे थे उस वन हैंड से। ओवरऑल मैं कैलिबर वाइज बहुत ऊंचा रैंक करता हूं ऋषभ पंत को। ज्यादा बेहतर होंगे, पर दोस्तों ऐसा है नहीं, यहाँ पर इफ्तिकार के आंकड़े ज्यादा बेहतर हैं और इसीलिए ऑनेस्ट कंपैरिजन की वजह से मुझे यहाँ पर ऋषभ पंत की बजाय इफ्तिकार अहमद को पिक करना पड़ेगा, और यही सच्चाई है इसके। और इसके बाद बात हो हार्दिक पांड्या बनाम हैदर अली, देखिए कोई कंपैरिजन है नहीं। हार्दिक पांड्या इज अ प्रूवन मैच विनर, तो कहीं ना कहीं उनके आंकड़े बहुत बेहतर होंगे। और आंकड़ों की भी बात नहीं, जो एक्सपीरियंस वो लेकर आते हैं ना, हैदर अभी युवा खिलाड़ी, अभी वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी चीजें उतनी बेहतर है नहीं। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पिक हार्दिक पांड्या एंड देन रविंद्र सर जडेजा बनाम शादाब खान। बहुत तगड़ा कंपैरिजन है, बहुत तगड़ा। चलिए आंकड़ों से ही कंपेयर करते हैं, बॉलिंग स्टैट नहीं, पहले बल्लेबाजी के स्टैट के बारे में बात करूं तो 23 की एवरेज, 124 का स्ट्राइक रेट है जडेजा का, तो शादाब की 18 की एवरेज लेकिन 136 का स्ट्राइक रेट है। तो कहीं ना कहीं देखिए भैया लड़ाई तगड़ी है। अब मैं रोकना चाहूंगा, ये जो एवरेज शादाब खान की कम है वो इसलिए है कि शादाब की बैटिंग एबिलिटी पे कभी भी ट्रस्ट नहीं किया गया हमारे कैप्टन की तरफ से। बट शादाब बहुत अच्छे बैटर हैं, वो नंबर 7-8 पे बैटिंग करते आए हैं। अभी रिसेंटली उनको प्रमोशन मिली है और वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ रहे हैं या मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आ रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग PSL जो होता है उसमें वो कैप्टन है, तो वो ओपनर्स के बाद ही वन डाउन आ जाते हैं बैटिंग करने, और उनकी 50 की एवरेज रहती है PSL में, और स्ट्राइक रेट बहुत ऑसम रहता है। शादाब खान एक बहुत ही अंडररेटेड बैट्समैन है, बेसिकली वो एक लेग स्पिनर बॉलर है, बट उनकी बैटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो आप आगे देखेंगे अगर वो एशिया कप में ऊपर बैटिंग करने आए तो। और उसके बाद गेंदबाजी में जडेजा के पास 50 विकेटें हैं 7 की इकोनॉमी के साथ, तो शादाब के पास 73 विकेटें हैं, उनकी भी इकोनॉमी 7 की रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जब उन्होंने विकेटें छटकाई हैं ना, तो ज्यादा बेहतर एवरेज से और ज्यादा बेहतर इकोनॉमी भी है, 7 की ही है, लेकिन फिर भी दशमलव में यहां पर शादाब आगे निकलते हैं। सो दोस्तों एक बार फिर से सरप्राइजिंगली, क्योंकि मुझे लग रहा था यहां पर जडेजा डोमिनेट करेंगे, पर आंकड़ों से शादाब खान डोमिनेट करते हैं साहब, और इसीलिए मुझे यहां पर शादाब खान को पिक करना पड़ेगा जब मैं दोनों यहां पर कैटेगरीज में यानी कि गेंदबाजी एंड बल्लेबाजी को मिक्स करके देखता हूं। और ऐसे में यहां पर मिडिल ऑर्डर में शायद आपको नजर आ रहा है कि 2-2 से टाई होता हुआ मामला है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही क्लियरली यहां पर भारतीय टीम को पिक करूंगा ओवर पाकिस्तान, और उसका भी रीजन क्लियर है। जैसे मैंने टॉप ऑर्डर में इक्वलाइजर किया, यहां पर मैं भारत को ज्यादा प्रायोरिटी में रख रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में दिक्कतें हैं। एग्जैक्टली मैं ये बात ऐड करना चाहूंगा, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में दिक्कतें हैं। पाकिस्तान के पास बाबर और रिजवान के पास जितने भी बैट्समैन आते हैं उनकी एक तो स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट बहुत पुअर है, उनका स्पिन के खिलाफ एवरेज भी बहुत पुअर है, और वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं स्पिन के अगेंस्ट। ये जितने भी हमने रखे हुए हैं मिडिल ऑर्डर में, बाबर रिजवान के बाद वो टोटली स्लॉगर्स हैं, उनको लंबी गेम नहीं खेलना आती, उनको हिटिंग करनी आती है जस्ट। और जबकि मैं देखूं इंडिया के मिड ऑर्डर में तो स्काई, ऋषभ पंत की एवरेज देख के मैं थोड़ा शॉक दूं, बट स्टिल उनको बहुत हाई रेट करता हूं। हार्दिक पांड्या तो सीरियसली मिड ऑर्डर ये बहुत स्ट्रांग है।
मेरा टॉप ऑर्डर था, ठीक है। ये स्पिनर्स को उतने अच्छे से नहीं खेल पाते, स्पेशली इनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा Exactly, कंसिडरेबली मैंने ड्रॉप बोला। होता है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा भारतीय टीम को और उनके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को मिलता है, स्पेशली जब आपके पास सूर्यकुमार, पंत एंड हार्दिक जैसे बेहतरीन और विस्फोटक बल्लेबाज एंड एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज मौजूद हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर दोनों टीमों के स्पिन अटैक के बारे में, तो कोई कंपैरिजन है नहीं। देखिए भैया, भारतीय टीम ना स्पिनर्स के साथ अटैक करना चाह रही है, स्ट्रैटेजीज दोनों टीमों की अलग है सेम वेन्यू और है दोनों सब कॉन्टिनेंटल टीम है। यही दर्शाता है कि कैसे आप जो है विभिन्नताएं लेकर आते हैं एक ही जगह पर ना, सोच का कितना अभाव और प्रभाव होता है। अब क्योंकि पाकिस्तान जा रहा पेस अटैक के साथ, ऑल्दो हमारे शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो चुके हैं, बट स्टिल हमने एक अच्छा पेसर 150 पेस वाला रिप्लेसमेंट में लाए हैं और पेस अटैक से हम अटैक करने वाले हैं। जबकि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो बेसिकली हमें बैटिंग में सपोर्ट करते हैं, वो कुछ खास स्पिनर्स नहीं है, वो बहुत लंबा टर्न नहीं करते बॉल को। शदाब खान और मोहम्मद नवाज ये दो स्पिनर्स होंगे, ये स्पिन ऑलराउंडर्स हैं। तो जबकि इंडिया के पास जो स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं और मैं बार बार ये बात करता रहता हूँ कि अगर बाबर और रिजवान आउट हो गए तो जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो स्पिन को नहीं खेलता, बहुत बुरा खेलता है, तो तब दिक्कत आ सकती है। क्योंकि हमारी टीम ताबड़तोड़ स्पिनर्स के साथ जाएगी, हो सकता है आपको चहल, बिश्नोई या फिर अश्विन कोई भी, एंड देन उनके साथ जडेजा देखने को मिलेंगे। तो वहीं पर पाकिस्तान में तो स्पिनर्स आपको बहुत कम ही नजर आएंगे, वो शायद शादाब खान के तौर पर आप एक मान सकते हो, बाकी बैकअप में है, मतलब जो पार्ट टाइमर्स हैं आप उनको कंसीडर करो, लेकिन मैं उतना कंसिडरेशन में नहीं जा रहा हूं। सो फॉर मी पर्सनली स्पिनर्स में कुछ खास ज्यादा पंगा है नहीं, भारतीय टीम के स्पिनर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। तो यहां पर पूरे अंक भारतीय टीम को हैं। और उसके बाद जब हम बात करेंगे पेसर्स के बारे में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे तगड़ा कंपैरिजन, और यहां पर कौन डोमिनेट करता है, ऑप्शंस क्या है भारतीय टीम के पास। अगर ये टीम 3 स्पिनर थ्योरी के साथ जाएगी तो फिर इनके पास एक मिस्टेक हुई है इनसे, इन्होंने मोहम्मद नवाज को स्पिनर काउंट नहीं किया, उनके स्पिन स्टैट्स भी इन्होंने नहीं देखे और उनको इन्होंने पेसर्स की लिस्ट में डाल दिया है। वो एक स्पिनर हैं, स्पिनर को कौन सा, मैं उनकी वैरायटी बॉलिंग वैरायटी जो होती है वो भूल चुका हूँ, बट वो एक स्पिनर है और उन्होंने फास्ट पेसर्स की लिस्ट में डाला हुआ मिलेंगे भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह एंड हार्दिक पांड्या। तो वहीं पर पाकिस्तान लाइकली यहां पर प्लेइंग 11 में रख सकते हैं मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, जूनियर नासिम शाह और उनके साथ हारिस सोहेल आपको देखने को मिल सकते हैं नसीम शाह के साथ। तो ऐसे में कुल मिलाकर पहली बात तो एडवांटेज ये है ना कि ये टीम शायद 4 पेसर्स के साथ उतरे और हम शायद 3 पेसर्स के साथ उतरे। तो ये एक यहां पर फर्क नजर आता है जिसका इस टीम को एडवांटेज होगा। एंड देन दोनों टीमों के पेसर्स इनएक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि हम भी 3 ही पेसर्स के साथ उतरने वाले हैं। ये जो आपने नवाज को काउंट किया है ये स्पिनर है और उसके अलावा हमारे 3 पेसर यही होने वाले हैं जो आपने बाकी नवाज के अलावा 3 रखे हुए हैं, हारिस, नसीम और वसीम, यही होने वाले हैं। बट नवाज एक स्पिनर है और जिससे हमारा स्पिन अटैक थोड़ा बैलेंस होता है। उमरा रूल आउट हो गए, हर्षल रूल आउट हो गए, इधर शाहीन शाह अफरीदी बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं भुवनेश्वर को हटा दो तो अनएक्सपीरियंस्ड गेंदबाज तो आपको दोनों तरफ देखने को मिलेंगे। बट स्टिल दोस्तों जो वैरायटी और जो वेरिएशंस है ना वो बड़ी ईमानदारी से पाकिस्तान के पास ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू टीम इंडिया। हमारे पास भुवी हैं, अर्शदीप हैं एंड देन हम हार्दिक की तरफ जा रहे हैं। सो दिस इज द केस। जैसे हमारे पास उतने ऑप्शंस नहीं है प्लेइंग 11 में जो कि कहीं ना कहीं मुझे पाक की स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में नजर आ रहे हैं। सो फॉर दैट रीजन देखिए मैं ईमानदारी से उनको प्रेफर करूंगा। इनके पास डेथ ओवर के अच्छे गेंदबाज हैं इन टर्म्स ऑफ हारिस रऊफ, देन दे हैव हिट द डेक गेंदबाज। सो द ओवरऑल वैरायटी इज एक्चुअली डोमिनेटिंग और इसीलिए दोस्तों मैं पाकिस्तान के पेसर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देकर उनको पिक करना चाहूंगा इन कंपैरिजन टू टीम इंडिया। और ऐसे में रही बात दोस्तों कंक्लूजन पॉइंट की, तो आप लोग यहां पर साफ तौर पर देख सकते हो कि हम लोगों ने कैप्टन, मिडिल ऑर्डर एंड देन स्पिनर्स में 3 जगह हमने यहां पर पिक किया है भारतीय टीम को। तो वहीं पर पेस अटैक में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान डोमिनेट कर रहे हैं एंड टॉप ऑर्डर में इट्स नेक टू नेक, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो भैया पहले टॉप ऑर्डर वाला क्लियर करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि कौन सी टीम का टॉप ऑर्डर ज्यादा मजबूत है और अपना कारण भी आप जरूर सुझाना। लेकिन ओवरऑल कंपैरिजन में आप साफ तौर पर कह सकते हो कि भैया भारतीय टीम किसी से कम नहीं है और जब पंगे लेगी पाकिस्तान से तो भैया ध्वस्त करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी और ध्वस्त करेगी भी, ये हमें उम्मीद भी है। अगर आपको भी ये उम्मीद है, आप ये देखना चाहते हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, ये एंड हो गया। इन्होंने ठीक कहा कि इंडिया का पल्ला कहीं ना कहीं भारी है। इवन एज पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मुझे ये डर भी है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये फियर है कि कहीं हम हार ना जाएं, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी एक मिसिंग एलिमेंट है हमारी टीम में।
अदर एंड बुमराह भी ऑब्वियसली मिसिंग है, तो वो बैलेंस हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम बहुत ही कमज़ोर है और इंडिया इजीली हमें हरा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑन द डे कौन अच्छा खेलता है, टॉस भी मैटर करता है, जो टॉस जीता। बट तगड़ा मुकाबला होने वाला है। आप लोग भी बता सकते हैं कि आपको कैसा बैलेंस लगा दोनों टीम्स में, और क्या आप समझते हैं कि क्या इंडिया वाकई में पाकिस्तान को वन सडनली हरा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टॉप ऑर्डर हमारा भी स्ट्रांग है, आप लोगों का भी स्ट्रांग है। असल में ये जो एशिया कप है इसमें है ही इन दो टीम्स का मैच, इसके अलावा बाकी जितनी भी टीम्स हैं उनको कोई काउंट भी नहीं कर रहा। ऑल्दो कोई फ्लूक हो जाए, या एक श्रीलंका अच्छी टीम थी जो कि काफ़ी टाइम एशिया कप चैंपियन बन चुकी है, बट इस टाइम उनकी जिस सिचुएशन है वो बहुत पुअर है। तो इंडिया पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, ऐसा सोचा जा रहा है कि ये टीम्स 3 बार एशिया कप में सामने आएंगी। एक तो संडे को आने वाली हैं, उसके बाद आगे दोनों क्वालिफाई करेंगी तो सामने आएंगी, फिर दोनों फाइनल में भी क्वालिफाई करेंगी तो एक दूसरे के साथ खेलेंगी। तो हम यूं काउंट कर सकते हैं कि हमें 3 मैचेस की T20I सीरीज मिल चुकी है, जिसके पहले 2 मैच तो इतने ऑब्वियसली अगर आपने फाइनल खेलना है तो क्रूशियल तो है, बट वो जो लास्ट मैच आने वाला है आई थिंक 11 सितंबर को फाइनल है। अगर दोनों इंडिया पाकिस्तान आते हैं तो सारी परफॉर्मेंसेज 100% देना वहाँ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन दी एंड जो चैंपियन बन जाता है बस वही याद रह जाता है, पीछे की हार इंसान भूल जाता है। सो आई थिंक दोनों टीम्स कंपैरिजन अगर करें तो इक्वल बनती हैं, मुकाबला अच्छा होने वाला है और ऑनेस्ट रिव्यू था इनका। आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन, और अगर आप कोई क्रिकेट फैन देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो सजेस्ट करें, आई विल रिएक्ट। मुझे क्रिकेट के इतना फैंस हैं नहीं मेरे पास, बट आई लव क्रिकेट। सो इसके बाद जब मैचेस करीब आते रहेंगे तो आई विल गिव माई रिव्यू। इवन हम हार भी गए तो मैं फॉरन मैच के बाद आऊँगा, आप लोगों के साथ अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।